नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और इंडिया टीवी पर आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं महिलाओं की शक्ति को। अब बारी है बियॉन्ड द बैरियर्स, जिन्होंने बैरियर्स को तोड़ने की हिम्मत की, उन शी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, ह्यूमन, एम्पावर्ड। और ऐसे ही दो बैरियर तोड़ने वाली ग्रेट पर्सनैलिटीज मेरे साथ हैं। मेरे साथ है सुरेखा यादव जी, जो 1988 में पहली एशिया की महिला लोको पायलट थी, जिन्होंने एक ऐसे रास्ते पर ट्रेन दौड़ाई जिसके पीछे जमाना चल पड़ा। मेरे साथ पूजा शर्मा हैं, जो कि दी ब्राइट सोल फाउंडेशन चलाती हैं। जिस शमशान घाट में महिलाओं को जाने का अधिकार नहीं, उस शमशान घाट को पूजा शर्मा जी ने अपनी कर्मभूमि बनाया। दोनों ने बैरियर्स तोड़े, लोगों को उम्मीद बधाई। शुरुआत सुरेखा जी आपसे करना चाहते हैं। 1936 में पहली महिला पायलट ने विमान उड़ाया, लेकिन ट्रेन को दौड़ाने में 42 साल लग गए। 1988 में आप लोको पायलट बनी। कैसे? प्लान्ड था, बाय एक्सीडेंट था या बाय चॉइस था? सबसे पहले मैं इंडिया टीवी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमें इस कॉन्क्लेव शी में इनवाइट किया और एक बैरियर को तोड़ के आगे आने की जो बात कही है वो तो मैं मान ही लेती हूँ, लेकिन मेरे पहले किसी ने ये नहीं तोड़ा था करके ये मेरे भाग्य में आया कि मैं बैरियर तोड़ के यहाँ आ जाऊँ। तो बहुत से लोगों के मन में सवाल हुआ कि आपने दीवार तोड़ के रास्ता बनाया या रास्ता पहले से था, किसी ने खटखटाने की सोची ही नहीं? दरवाज़ा तो था, लेकिन खटखटाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पहले ये पता नहीं था कि इस क्षेत्र में किसी लड़की ने काम नहीं किया। क्योंकि इतना बड़ा भारत देश है जहाँ आपने जैसे कहा कि पायलट थे, तो मैं तो सतारा से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी फार्मर थे और वहाँ हम डिस्ट्रिक्ट प्लेस है लेकिन बहुत शांत सिटी है, और वहाँ पे पढ़ाई हो गई हमारी। उस वक्त मीडिया और उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता था, और रेलवे स्टेशन भी बहुत दूर था, तो कभी कभार ही ट्रेन देखने को मिलती थी। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये किसी ने किया नहीं है, और इट इज़ गॉड्स ग्रेस कि मुझे ये मौका मिला, और उस मौके का मैंने पूरा फ़ायदा उठाया, और मेरा इस क्षेत्र में 37 इयर्स का पीरियड ये कंप्लीट किया है। मैम की एक बात मैं बता दूं, जब एडवर्टीजमेंट निकली तो लिखा था कि महिलाएं भी अप्लाई कर सकती हैं। शायद महिलाओं ने हिम्मत नहीं दिखाई, आप पहले थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसमें हिम्मत की कोई बात नहीं है। जिसका सिलेक्शन होता है वो कर लेता है, और हिम्मत तब होती है जब हम रियली जब काम करते हैं। और 1986 में मैंने जब मेरा डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, उसी वक्त मैंने देखा कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में एक इश्तिहार था कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ये कंडीशंस थी कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन एनी फैकल्टी एंड 18 ईयर्स कंप्लीटेड, और नीचे लिखा था कि लेडीज़ कैन अप्लाई। तो ये तीन चीज़ें देखने के बाद मैंने एप्लीकेशन किया था, और 3 साल एग्ज़ाम चला हमारा, रिटर्न हो गया 1987 में। फिर वाइवा एंड साइको जो लोको पायलट के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो भी हो गया, और 1989 में मेडिकल एग्ज़ाम जो A1 फिट होना पड़ता है, क्योंकि हमें सारे सिग्नल्स देखने पड़ते हैं और बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि हमें जो है पैसेंजर्स और गुड्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बहुत ज़िम्मेदार रहते हैं हम लोग। तो वो एग्ज़ाम पास होने के बाद ही मेरा चयन हुआ। तो तब मुझे पता चला ट्रेनिंग स्कूल में जाने के बाद कि भारत में किसी लड़की ने ये काम नहीं किया है। तो ये मैंने पहले से तय नहीं किया था, लेकिन ये ऊपर ही पहले से तय हुआ था कि ये आपके हाथों से होगा, ऐसा मुझे लगता है। देखिए किस सौम्यता के साथ उन्होंने इसका क्रेडिट भी भगवान को दे दिया। पूजा शर्मा जी को मैं चर्चा में लाना चाहता हूं। पूजा जी, महिलाएं शमशान का नाम सुन के सिहर जाती हैं। आपने शमशान को अपनी कर्मभूमि बना लिया। क्या वो हालात थे कि आपने तय किया कि जो शव हैं उनको अंतिम संस्कार करना, उनको वो अंतिम सम्मान देना, वो आपके जीवन का मकसद बन गया?
जी, सबसे पहले तो सबको नमस्ते। मैं सच बताऊं तो ये जो सेवा है ना, ये एक हारी हुई बहन ने शुरू की थी। एक ऐसी हारी हुई बहन जिसकी आंखों के सामने एक छोटे से झगड़े में उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया गया और उसकी किसी ने मदद नहीं करी। जब मुझे आज भी वो वक्त याद है जब मैं अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया था। तो उस वक्त हिम्मत नहीं बची थी कि मैं अपनी उस बूढ़ी दादी को, उस 90 साल की महिलाओं को किस मुंह से बोलूँगी कि तुम्हारा पोता इस दुनिया में नहीं रहा, या उस बूढ़े पिता को जिसने ये सपना देखा होगा कि मेरा जो बेटा है वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मैं किस मुंह से उस बूढ़े पिता को बता पाती कि तुम्हारा बुढ़ापे का सहारा तुमसे छीन चुका है। मैं अपने भाई के शव को हॉस्पिटल में छोड़ के और घर आ गई, क्योंकि भाई की हत्या एरिया में हुई थी। जब पिता को इस बात के बारे में लोगों से पता चला तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, कोमा में चले गए थे। जब मेरे भाई का शव मेरे घर आया तो कोई मर्द उसका अंतिम संस्कार करने वाला नहीं था। उस वक्त मैंने अपने सर पे पगड़ी बांधकर और अपने भाई का अंतिम संस्कार किया और उसकी राख को मैंने अपने तन से लगा लिया। तन से लगाने के बाद मैंने उसी वक्त ये प्रण लिया था कि जब इस समाज ने मेरी मदद नहीं करी, जब मैं अपने भाई को लवारिस छोड़ आई थी, तो उन लोगों का क्या होता होगा जो रोडों पे पड़े हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, या वो लोग जो कि छोटे छोटे टाउन से दिल्ली में इलाज कराने आते हैं, पैसों के अभाव में आके बहुत मजबूरन उन्हें अपने परिवार के शवों को हॉस्पिटल में छोड़ना पड़ता है, उनका अंतिम संस्कार कैसे होता होगा। बस वहाँ से इस सेवा की शुरुआत हुई है। एक सोच ने पूरा आपके जिंदगी का नक्शा बदल दिया। सुरेखा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, लोको पायलट होना एक चुनौतीपूर्ण काम है, आपके पास बहुत जिम्मेदारी होती हैं, आप महिला हैं, आपने एक मां का स्वरूप भी है, गृहस्थ की जिम्मेदारियां भी हैं और फिर लोको पायलट की चुनौतियां भी। जब आपने लोको पायलट का कोर्स शुरू किया तो वो फर्क महसूस हुआ? क्या चुनौतियां लगी, और लगी तो कैसे पार पाया? मेरा चयन हुआ क्योंकि ट्रेनिंग हमें दी जाती है, ट्रेनिंग स्कूल में सब पढ़ाया जाता है, रूल्स लोकोमोटिव के बारे में, सिग्नल्स के बारे में। ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, उसी दौरान हमारे समझ में आया कि जैसे थोड़ा सा जो महिलाओं के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी है, लेकिन मैंने फिर सोचा कि क्या है, खेत में काम करती है, बॉर्डर पे काम करती है, डिफेंस में काम करती है, उनको भी तो हार्ड वर्क है, तो वो कैसे करती होगी। तो ये तो हम लोकोमोटिव में काम करना है, बस इंजन जहाँ भी रहता है हमें थोड़ा सा तकलीफ़ चढ़ने उतरने में होती है, लेकिन जो भी शिक्षा सबको दी जाती है वो भी हमें दी जाती है। और मैंने सोचा मेरे साथ जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं वो कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ साथ सब ने मुझे एनकरेज भी किया कि हम सब साथ में है और हम कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जॉब मैंने शादी के पहले शुरू किया था और 1.5 साल बाद मेरी शादी हुई, तो उसमें मेरे पेरेंट्स ने जितना मुझे सहयोग दिया उतना ही मेरे हस्बैंड ने मुझे साथ दिया। महिलाओं को आप क्या संदेश देंगी? जो एक असंभव चीज आज नजर आ रही है, वो उनका अगर टारगेट है तो उनकी हिम्मत आप कैसे बंधाएंगी? महिलाओं तो पहले से ही हिम्मत वाली होती है, बस बात इतनी है कि हिम्मत दिखाने में वो हिचकिचाती है। दूसरी बात यह है कि महिलाओं को एनकरेज करना चाहिए। सबसे पहले तो घर से उनको एनकरेज करना ज़रूरी है। जो वो चाहती है उनको अपने मन से बाहर लाके आना है कि मुझे ये करना है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं ये सोचती हूँ कि हम यहाँ आए हैं तो कुछ करना है, क्योंकि डरते हैं हम कुछ हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। लोग तुम अच्छा करो तो भी बोलने वाले हैं, ना करो तो भी बोलते हैं, कुछ नहीं करते कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पूजा जी, आपका संदेश क्या है? क्योंकि आप एक बहुत ऐसी अहम जिम्मेदारी निभा रही हैं, समाज से क्या उम्मीद करते हैं, खासकर तब जब आज भी हजारों लोग लावारिश होते हैं जिनका आप अंतिम संस्कार करते हैं? समाज से क्या कहें? समाज से बस एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी 5 साल की बेटी को भी ना शमशान भेजना शुरू करो, क्योंकि महिलाएं शारीरिक रूप से नहीं मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाओ और वो तभी मजबूत बनेंगी जब शमशान जाएंगी। ये याद रखना, बेटियों को मानसिक रूप से मजबूत करना है। बिल्कुल, बेटियां और बेटे बराबर हैं, जेंडर सोच का मामला है। अगर आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं
तो जेंडर इक्वेलिटी आपसे ही शुरू होती है। आप हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी पर शी कॉन्क्लेव जारी है, बने रहिए हमारे साथ।